तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 5 है, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और जहां से हमने इसको छोड़ा सा वहीं से हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेक्चर है आज का। बस आप लोगों ने थोड़े कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुनना है, मेरी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तो इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले लेक्चर में हमने इंसिडेंस प्रेवलेंस तक जो है इस लेक्चर को डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंस से मुराद ये है कि आप जब किसी पॉपुलेशन में जाते हैं, किसी कम्युनिटी विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद जब आप उसको स्टडी कर रहे होते हैं और आपके स्टडी करने के दौरान जो है आप क्या कर रहे हो, आप स्टडी करने के दौरान आपके पास नए नए केसेस आते हैं, तो उन नए केसेस को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट्स कहते हैं। इसी तरह से आप किसी कम्युनिटी जाते हैं और वहाँ पर पहले से बीमारियाँ जो है मौजूद हो, लोग जो है बीमार हुए हो, ठीक है, लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम हो, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल दरपेश हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रेवलेंस कहेंगे। सिंपल अल्फाज में इंसिडेंट से मुराद ये है कि एक स्टडी के दौरान आपके पास जितने नए केसेस आते हैं, ठीक है, जितनी तादाद में आते हैं, तो उसको हम इंसिडेंट्स कहते हैं। और पहले से अगर वहाँ पर जो है लोग बीमार हो, ठीक है, पहले से वहाँ पर प्रॉब्लम जो है मौजूद है, तो वहाँ पर जो पहले से प्रॉब्लम मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेवलेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत जो है कमुलेटिव इंसिडेंस से करेंगे। ठीक है, कमुलेटिव इंसिडेंस से करेंगे आज अपने लेक्चर की शुरुआत। कमुलेटिव इंसिडेंस किसे कहते हैं? कमुलेटिव इंसिडेंस की सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान आप किसी कम्युनिटी को जो है आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप जो है किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है, और उस दौरान जो है आपके पास नंबर ऑफ न्यू केसेस आते हैं। ठीक है, तो जितनी तादाद में आपके पास उस टाइम पीरियड के दौरान नए केसेस आते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कमुलेटिव इंसिडेंस कहते हैं। कमुलेटिव इंसिडेंस का फार्मूला आपको दिया गया है, जिसमें आपको जो है मेंशन किया गया है सी स्टैंड फॉर कमुलेटिव एंड आई स्टैंड फॉर इंसिडेंस। ठीक है, इज इक्वल टू इंसिडेंस नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसके साथ आप ये इजाफा कर ले कि मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए ये फार्मूला। अब यहाँ पर इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने फार्मूले को अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप इस फार्मूले को अपने मुख्तलिफ नोमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कमुलेटिव इंसिडेंस इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन आपको दिया गया है। सो आई किसे कहते हैं, आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आई मीन नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग फॉलो अप। ठीक है, आप एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, फॉलो अप से मुराद एक पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी के दौरान आपके पास जितने तादाद में नए केसेस आते हैं, तो उन नए केसेस को आपने आई से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो कैपिटल एन दिया गया है, तो कैपिटल एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ डिजीज फ्री सब्जेक्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ फॉलो अप। आपने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की हुई है, जिस कम्युनिटी आपने विजिट किया हुआ है, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कम्युनिटी स्टार्ट में आपके पास उसमें किसी किस्म की डिजीज नहीं थी। ठीक है, तो उस टोटल पॉपुलेशन को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कमुलेटिव इंसिडेंस इज इक्वल टू आई, मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग फॉलो अप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजीज फ्री पॉपुलेशन ड्यूरिंग फॉलो अप। ठीक है, तो फॉलो अप के दौरान आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन थी उस पर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ न्यू केसेस को डिवाइड कर देना है। तो ये तो आ गया आपके पास फार्मूला, फार्मूले के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, अब आ जाते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं। कहा है कि measures the frequency of addition of new cases of diseases
n is always calculated for a given period of time। ये वही डिफिनीशन है जो कि मैंने कम्युलेटिव इंसिडेंस की आपको स्टार्ट में की थी कि कम्युलेटिव इंसिडेंस ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें हम किसी ख़ास पॉपुलेशन को जब स्टडी कर रहे होते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर 5 दिनों के लिए आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, 10 दिनों के लिए आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, 20 डेज़ के लिए आप उसको मॉनिटर करते हैं। तो इन डेज़ के दौरान आपके पास जितनी तादाद में जितनी मिकदार में नए केसेस आती है तो उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमुलेटिव इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। फिर मजीद आपको कहा गया है कि मस्ट ऑलवेज स्टेट द टाइम पीरियड दैट इज सेंस टाइम इज नॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड इन कम्युलेटिव इंसिडेंस। जब भी हम कम्युलेटिव इंसिडेंस की बात करेंगे तो इसमें आपको ज़रूर टाइम जो है वो मेंशन किया गया होगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप खुद से इसमें टाइम मेंशन करें। जब भी आपसे इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ आएगा तो उस एमसीक्यूज़ में आपको पहले से जो है आपको बताया गया होगा कि ये स्टडी जो है हमारे साथ 1 ईयर पर मुश्तमिल है, 5 ईयर पर मुश्तमिल है या 10 ईयर्स पर मुश्तमिल है। आगे एमसीक्यूज़ आने वाले हैं तो उन एमसीक्यूज़ के ज़रिए आपको जो है इसकी और मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई इसकी कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पर आपको सर जी जी इसमें जो टाइम है वो हमेशा स्पेसिफिक होगा? टाइम जो है वो आपको पहले से मेंशन किया गया होगा, ठीक है, स्पेसिफिक होगा। आपको बताया गया होगा कि ये स्टडी आपके पास 1 ईयर के लिए है या 2 ईयर्स के लिए है या 5 ईयर्स के लिए है, पहले से आपको बताया गया होगा टाइम के बारे में। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कम्युलेटिव इंसिडेंस स्टडी आप कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कम्युलेटिव इंसिडेंस स्टडी करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पॉपुलेशन को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने जो है केपीके पॉपुलेशन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपके पास केपीके की पॉपुलेशन है जिसको मैंने टिक किया है, ठीक है। अब केपीके की पॉपुलेशन को तो आपने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अब हमने दो बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। एक बात सबसे पहले आपने ये अपने माइंड में रखनी है कि जो पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट की हुई है इसमें कोई भी बंदा जो है वो बीमार नहीं होना चाहिए, किसी भी बंदे को जो है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्टडी से पहले। इसी तरह से अगर दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा जो है आपकी पॉपुलेशन में आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें अगर कोई बंदा जो है वो बीमार है, ठीक है, किसी को किसी किस्म की बीमारी है, तो उस बंदे को आपने अपनी स्टडी से क्या करना होगा, आपने उस बंदे को अपनी स्टडी से निकाल देना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इंसिडेंट्स को मालूम करना चाहते हैं, नए केसेस को मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो वो सैंपल हमारे पास डिजीज़ फ्री होना चाहिए ताकि हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन का सामना फिर ना करना पड़े। तो मिसाल के तौर पर आपने के मतलब पेशावर को सेलेक्ट किया, ठीक है। पेशावर को सेलेक्ट करने के बाद जब आपने उसकी स्टडी की तो आपको पता चला कि इसमें आपके पास मिसाल के तौर पर 10% लोग जो है वो बीमार है, ठीक है, जिसको मैंने टिक किया हुआ है हैव द डिजीज। तो इस डिजीज वाले लोगों को मैंने क्या कर लिया, अपने सैंपल से अलग कर दिया। अब ये नीचे जो येलो लाइन येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है तो ये हमारे साथ वो पॉपुलेशन है पेशावर की जो कि डिजीज फ्री है, जिनको किसी किस्म की बीमारी लाहक नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इस पॉपुलेशन को हमने क्या किया, इस पॉपुलेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी कम्युलेटिव इंसिडेंस स्टडी के लिए, ठीक है। अब हम इनको जो है मिसाल के तौर पर ये पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट किया है 20 डेज़ के लिए। सो 20 डेज़ के लिए हम इस पॉपुलेशन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और देखेंगे कि इन 20 दिनों के दौरान इनमें कोई बंदा जो है उसको डिजीज़ होती है या नहीं होती, ठीक है। सो अगर कोई बंदा हमारे पास
उसको जो है डिजीज़ होती है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम अपने पास जो है रखेंगे। और फिर जितने केसेस हमारे पास न्यू रिकॉर्ड हुए होते हैं तो उसको हमने टोटल पॉपुलेशन पर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और डिवाइड करने के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, उसको हम 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह से फिर हमारे साथ कम्युलेटिव इंसिडेंस आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि 20 दिनों के दौरान हमारे पास इतने लोग जो है वो क्या हुए थे, बीमार हुए थे। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको? यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मैं फिर आगे जो है श्योरली जो है आगे बढ़ा करूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हमें दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी आपको एमसीक्यूज आएंगे कम्युलेटिव इंसिडेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको डेटा दिया गया होगा पॉपुलेशन के बारे में भी, इंसिडेंस के बारे में भी, और इसी तरह से टाइम पीरियड के हवाले से भी आपको डेटा दिया गया होगा। ठीक है, समझ नहीं आई आपको? पिछले स्लाइड की समझ नहीं आई? अच्छा जी, पिछले स्लाइड में इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल बातें नहीं है, सिंपल बातें इसमें आपको मैंने बताई कि जब भी आप कम्युलेटिव इंसिडेंस स्टडी करेंगे, जब भी आप चाहते हैं कि मैं नए केसेस को स्टडी करूं किस पॉपुलेशन की, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने एक पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लिया। पॉपुलेशन को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने उस पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। मतलब आपने दो काम करने होंगे। एक काम आपने ये करना होगा कि आपने देखना होगा कि जो पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट की हुई है, आया इसमें पहले से लोग बीमार तो नहीं है, आया इसमें कोई बंदा जो है बीमार तो नहीं है। अगर आपके पास लोग जो है बीमार नज़र आ जाए, ठीक है, इसमें आपके पास बीमार लोग मौजूद हो, तो आपने ये काम करना होगा कि उन बीमार लोगों को आपने अपनी स्टडी से बाहर निकाल देना है, उसको आपने अपनी स्टडी में शामिल नहीं करना है। ठीक है, और जो आपके पास डिजीज फ्री लोग होते हैं जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ वो लोग हैं जिनको किसी किस्म की बीमारी लाहक नहीं हुई है। तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन को मिसाल के तौर पर आप 20 डेज के लिए स्टडी करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इन 20 दिनों के दौरान इनमें कोई बंदा बीमार होता है या नहीं। तो अगर 20 दिनों के दौरान कोई बंदा जो है, नए केसेस आपके पास जितने आते हैं, तो उन नए केसेस को आप टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करेंगे। और टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से फिर आपके पास जो है कम्युलेटिव इंसिडेंस का जो डेटा है वो आ जाएगा। अब मैं आगे आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा तो आपको इसकी मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, जो जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ की, अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा। सबसे पहले आपको डेटा दिया गया होता है। ठीक है, डेटा में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई होती है, डेटा में आपको जो है टोटल पॉपुलेशन जो है वो उसका डेटा दिया गया होता है। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी आपके पास इंसिडेंस होते हैं तो इंसिडेंस का डेटा आपको दिया गया होता है, इसके साथ साथ टाइम पीरियड आपको दिया गया होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एन रिप्रेजेंट टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारे साथ वो पॉपुलेशन है जिनको किसी किस्म की बीमारी नहीं है। सो 1000 मेन है हमारे साथ जिनकी एज 45 है। ये एज जो है आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए जो है इसको मेंशन किया हुआ है, क्योंकि एमसीक्यूज ऐसी चीज़ होती है जिसको जो है ट्रिक्स के ज़रिए स्टूडेंट्स ने करना होता है, और टीचर्स का भी काम ये होता है कि स्टूडेंट्स को उन्होंने जो है किसी ना किसी तरह से कंफ्यूज करना होता है कि वो उस एमसीक्यूज को गलत करे। क्योंकि एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स एक मुकाबला होता है, तो मुकाबले में जो है टीचर्स अपना चाल चलते हैं और स्टूडेंट्स ने जो है अपना चाल जो है वो चलाना होता है। ठीक है, सो एज जो है यहाँ पर आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका जो है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास 1000 लोग है। ठीक है, 1000 लोगों पर मुश्तमिल आपके पास एक पॉपुलेशन है, जिसमें इंसिडेंस की जो तादाद है, नए केसेस जो
डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है, स्टडी के दौरान, तो 50 नए केसेस डेवलप्ड हुए हैं प्रोस्टेट कैंसर के। प्रोस्टेट कैंसर की जगह दूसरी बीमारी भी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। बुनियादी मकसद केसेस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नए केसेस आपके पास 50 आए हैं। अब जो स्टडी हो रही थी तो ये कितने टाइम पीरियड पर मुश्तमिल थी, ये 10 ईयर्स पर मुश्तमिल थी, मतलब 10 साल पर मुश्तमिल ये स्टडी थी, ठीक है। तो इन 10 सालों के दौरान नो वन लॉस टू फॉलो अप, कोई भी बंदा जो है वो स्टडी को जो है उन्होंने नहीं छोड़ा था, और ना ही कोई बंदा जो है स्टडी के दौरान उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। मतलब सारे लोगों ने जो है स्टडी का जो टाइम पीरियड है उसको क्या किया था, उसको मुकम्मल तौर पर पूरा किया था। तो आपको सबसे पहला फार्मूला याद होना चाहिए कि कम्युलेटिव इंसिडेंस का फार्मूला हमारे साथ क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि कम्युलेटिव इंसिडेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस नंबर ऑफ इंसिडेंस या नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। सो अब इस फार्मूले में आपने डेटा को पुट करना है। आई की जगह आपने 50 को पुट कर देना है, और एन की जगह आपने 1000 को पुट कर देना है, ठीक है। 50 को 1000 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.05। अब 0.05 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इस 5% का मतलब क्या है, अब इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। 5% का मतलब ये है कि 10 साल के दौरान हमारे पास जो 1000 लोगों पर मुश्तमिल पॉपुलेशन थी, तो उसमें से 5% लोग जो है वो क्या हुए, बीमार हुए, या उनमें बीमारी के जो रिस्क है वो क्या हुए, पैदा हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि 10 सालों के दौरान सिर्फ 1000 लोगों में सिर्फ 5% लोग जो है वो क्या हुए, बीमार हुए थे, या उनको बीमारी के जो चांसेस है उनको पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये आपके पास कम्युलेटिव इंसिडेंस का जो डेटा है वो आप इस तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब हम इस क्लास को ख़त्म कर लेंगे तो फिर आप इसी एमसीक्यूज़ को जो है इसी एग्जांपल में आप जो है, अच्छा कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, इसको 5 में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने इस चीज़ को नोट करना है। अगर आप इस डेटा को देखें तो 0.05 मतलब पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट है, ठीक है। सो इस 2 डिजिट से आगे हमने पॉइंट्स को लाना है। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होगा, इस पॉइंट को 2 टाइम जो है आगे लाना होगा, मतलब 5 के आगे हमने लाना है। तो 2 टाइम्स हमने इसको आगे जो है किया, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर हम 1 के साथ 2 0 लगा देंगे, ठीक है। 1 के साथ क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे, तो ये आपके पास हो गया 100। अब जब आप 0.05 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ वही क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये आपके पास 0.05 की जगह अगर आपके पास 0.005 होता, तो फिर आप 3 टाइम इसको जो है इस पॉइंट को आगे ले जाते, और फिर आप 100 की जगह 1000 लिखते, ठीक है। तो फिर आपके पास 50% आता, 5% नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से 100 आ गया, और इस तरह से आपने पॉइंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जी जी। जिनका कोई अगर किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली वो बाय वॉइस जो है वो पूछा करें। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है हम्म कि अगर की जगह ये कंटिन्यू डिजिट होता, मतलब सपोज आंसर 5 आता, एक कंटिन्यू डिजिट, हम्म। वो भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो 100 भी से 100, मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर बिल्कुल 1000। बिल्कुल, वो भी आप 100 से ही मल्टीप्लाई करते। हमने कमुलेटिव इंसिडेंस का, ठीक है, फार्मूला, सॉरी, कमुलेटिव इंसिडेंस का जो आंसर है वो हमने परसेंटेज में ही क्या करना होगा, प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सो परसेंटेज में प्रेजेंट करने के लिए आपको उसको 100% के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सो इससे जो भी आंसर आएगा तो वो फिर आपके पास परसेंटेज फॉर्म में होगा, ठीक है।
वो निकालते हैं परसेंटेज से मैट्रिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, बिल्कुल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कमुलेटिव इंसिडेंस के आपको प्रॉपर्टीज बताई गई है। अब आपने इन बातों को भी याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे इसके हवाले से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो पहली बात आपको कमुलेटिव इंसिडेंस के बारे में ये बताई गई है कि कमुलेटिव इंसिडेंस जो है मोस्ट कॉमन वे टू एस्टिमेट रिस्क। ये हमारे साथ सबसे आसान तरीका है पॉपुलेशन को पॉपुलेशन के हवाले से रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पॉपुलेशन जो है वो कितनी रिस्क में है, उसको बीमारी के लगने के कितने चांसेस है। तो उस रिस्क फैक्टर्स या उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए कम्युलेटिव इंसिडेंस मेथड जो है ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। ये जो है बहुत ही कॉमन तरीका है, ठीक है। सो इसके ज़रिए हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ऑलवेज अ प्रोपोर्शन। दूसरी बात आपको ये बताई गई है कि कमुलेटिव इंसिडेंस का जो भी आंसर आपके पास आएगा तो वो हमेशा प्रोपोर्शन के फॉर्म में होगा। प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन में हमारे पास जो आंसर होता है वो हम परसेंटेज में क्या करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एज्यूम अ फिक्स और क्लोज कोहॉर्ट, नो एग्जिट अलाउड, ठीक है। इसी तरह से जब आप कमुलेटिव इंसिडेंस में जब किसी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान फिर किसी भी बंदे को जो है, किसी भी इंडिविजुअल बंदे को जो है इजाज़त नहीं है कि वो उस स्टडी को क्या करे, अधूरा छोड़े। उन्होंने जो है उस स्टडी को फिर मुकम्मल करना होगा, उस टाइम पीरियड को जो है उन्होंने मुकम्मल करना होगा, ठीक है। वो उस स्टडी को, उस एक रिसर्च को जो है दरमियान में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फॉर ब्रीफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह से कम्युलेटिव इंसिडेंट जो है ख़ास तौर पर हम जो एपिडेमिक हमारे साथ केसेस आते हैं या जो पेंडेमिक के केसेस आते हैं जो कि एकदम से बीमारियां वाकई हो जाती है किसी पॉपुलेशन में, किसी कम्युनिटी में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए हम कम्युलेटिव इंसिडेंट जो है बहुत कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन यहाँ पर मज़ीद आपको ये बताया है कि इन रियलिटी attrition is a huge problem, that is losses to follow up death, competing risk formula does not reflect continually changing population size for dynamic cohort, does not allow subject to follow for different time period। मज़ीद आपको ये कहा गया है कि अगर हम हकीकत को देखें, अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में हमारे साथ इस तरह से नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो पूरे रिसर्च का जो टाइम पीरियड है उसको जो है मुकम्मल करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी वजह से जो है ज़ोर ज़बरदस्त जो है उस रिसर्च को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो हमने टाइम पीरियड मुकर्रर किया होता है उस टाइम पीरियड को वो मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो रिसर्च होता है, हमारी जो स्टडी होती है वो फिर क्या होती है, मुतासिर हो जाती है, क्योंकि हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया होता है तो वो सैंपल हमारे साथ स्पेसिफिक लोगों पर मुश्तमिल होता है, स्पेसिफिक तादाद में उसमें हमारे साथ लोग मौजूद होते हैं। तो अगर कोई बंदा जो है उसकी डेथ हो जाए या कुछ लोग जो है उस स्टडी को छोड़ दे तो हमारे सैंपल साइज जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो फिर क्या होता है, मुतासिर होता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने कॉमुलेटिव इंसिडेंस के हवाले से ज़रूर याद रखनी है। और जो नीचे रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल यही बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पर्सन टू टाइम एंड रेट्स की तरफ। पर्सन टू टाइम और रेट क्या है, सिंपल अल्फाज में इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ एन इवेंट for varying amount of time during a total time period of certain length due to entering the time period later, leaving the time period earlier and experiencing the event of interest, ठीक है। कहते हैं कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टडी के दौरान हमारे पास जो लोग होते हैं, जो हमने सैंपल लिए होते हैं, सैंपल से मुराद लोग है, ठीक है, जिन पर हम
एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिन पर हम क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो लोग जो है कई बार रिस्क का जो है उनका रिस्क के साथ जो है उनका आमना सामना होता है उस ख़ास टाइम पीरियड के दौरान। और इसकी वजह ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्टडी के स्टार्ट होने के बाद बहुत देर बाद जो है वो आ जाते हैं। तो इस दौरान उनकी जो है उस इन्वायरमेंट को जो है एक्सपोजर हुई होती है। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो ऐसे होते हैं कि वो अपनी स्टडी का जो टाइम पीरियड होता है उसको मुकम्मल होने से पहले जो है उस स्टडी को क्या कर लेते हैं, उस रिसर्च को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार उस इवेंट को क्या हो रहे थे, एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी लोग जो है मुतासिर होते हैं। ठीक है, सिंपल बात ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताई गई है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आपको बताया गया है पर्सन टू टाइम। पर्सन टू टाइम किसे कहते हैं? पर्सन टू टाइम इज अ कैलकुलेशन कंबाइनिंग पर्सन एंड टाइम। मतलब यह है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में आपके पास जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सन टू टाइम कहते हैं। ठीक है, इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, पर्सन टू टाइम कहते हैं। It is the sum of the individual unit of time that people have been exposed to the risk of an event। ठीक है, पर्सन टू टाइम से मुराद ये है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास जितने लोग जो है एक ख़ास इवेंट को एक्सपोज हुए थे, एक ख़ास सिचुएशन को एक्सपोज हुए थे, जिसकी वजह से उनमें रिस्क पैदा होने का खदशा जो है वो पैदा हुआ। तो इसकी जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसकी जब हम सम अप करते हैं, इसको जब हम प्लस करते हैं, मतलब उस लोगों को जो कि उस इवेंट को एक्सपोज हुए थे और जिस टाइम पीरियड के दौरान वो एक्सपोज हुए थे, तो टाइम को और उन लोगों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सन टू टाइम कहते हैं। ठीक है, पर्सन टू टाइम इज यूज इन द डिनोमिनेटर ऑफ पर्सन टू टाइम रेट्स। ठीक है, पर्सन टू टाइम जो है ये यूजुअली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे एरिया में इसको लिखते हैं, वाई की जगह लिखते हैं, जबकि एक्स की जगह हमारे पास क्या होता है, नोमिनेटर होता है, जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ न्यू केसेस उसको हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। इज ऑफन यूज इन एपिडेमियोलॉजी एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स। इसके अलावा पर्सन टू टाइम जो है इसको हम एपिडेमियोलॉजी में भी यूज़ करते हैं और वाइटल स्टेटिस्टिक्स में भी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंसिडेंस डेंसिटी की तरफ। इंसिडेंट डेंसिटी का जो दूसरा नाम है, इसको आप इंसिडेंस रेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसको हैजर्ड रेट भी कह सकते हैं, इंसिडेंस डेंसिटी रेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा पर्सन टाइम इंसिडेंस भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके डिफरेंट नाम है लेकिन चीज़ एक ही है। ठीक है, ये नेम्स आपने इसके याद रखने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि इंसिडेंस डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, तो इंसिडेंस रेट भी आपको मेंशन हो सकता है या दूसरे नेम्स भी मेंशन हो सकते हैं। इंसिडेंस डेंसिटी का फार्मूला आपको मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। आई स्टैंड फॉर इंसिडेंस एंड आर स्टैंड फॉर रेट या डेंसिटी। ठीक है, एक ही चीज़ है, इंसिडेंस रेट मतलब आई स्टैंड फॉर इंसिडेंस एंड आर स्टैंड फॉर रेट। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय पी टी। पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। सो यहाँ पर आप देखिए, आई स्टैंड फॉर व्हाट, नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग फॉलो अप। फॉलो अप के दौरान आपके पास जितने भी नए केसेस आते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पीटी किसे कहते हैं, पीटी से क्या आता है, पीटी से मुराद ये है कि द टोटल टाइम the disease free individual in the cohort are observed over the study period। मतलब वो टाइम पीरियड जिसके दौरान हमारे पास टोटल पॉपुलेशन थी जिनको किसी किस्म की बीमारी नहीं थी, मतलब हमारे पास एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान जो डिजीज़ फ्री पॉपुलेशन थी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ भी आप लोगों ने 100 का जो है इजाफा करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसके साथ भी आप अपने साथ ये फार्मूला लिखते और जो मैंने इसके साथ एडिशन की ये भी अपने साथ लिख दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पर इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट का जो डिफिनीशन है वो आपको बताया गया है। कहते हैं कि इंसिडेंस रेट क्या है। इंसिडेंस रेट से मुराद ये है कि द एवरेज पर्सन टाइम इंसिडेंस रेट, मतलब यह है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में आपके पास जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो कि डिजीज़ फ्री थी, तो उस डिजीज़ फ्री पॉपुलेशन में एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान आपके पास कितने नए केसेस जो है वो आए या कितनी शिद्दत के साथ नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंसिडेंस रेट या इंसिडेंस डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरी डिफिनीशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। कहते हैं कि measures the rapidity with which new cases are occurring in a population, एक खास पॉपुलेशन में कितनी रफ्तार, कितनी तेज़ी के साथ नए केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, तो उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं, उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट कहते हैं। ठीक है, फिर मजीद आपको कहा गया है कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ मेजरिंग इंसिडेंस, ये हमारे साथ इंसिडेंस, इससे पहले हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा इससे पहले हमने कम्युलेटिव इंसिडेंस पढ़ा। तो इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट जो है ये हमारे साथ कम्युलेटिव इंसिडेंस से ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, ये हमारे साथ कम्युलेटिव इंसिडेंस से क्या है, ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, ये नीचे वाले लाइन में आपको ये बात बताई गई है। अकाउंट फॉर लॉसेस, कंपीटिंग रिस्क, डायनेमिक टर्न ओवर, डिफरेंशियल फॉलो अप टाइम, चेंजेस इन एक्सपोजर ओवर टाइम। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम इसको हम किसी भी कंडीशन में जो है इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपके पास स्टडी के दौरान लोग जो है उस स्टडी को छोड़ दे, ठीक है, या उनकी डेथ हो जाए, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें हम बात पूछनी थी कि हम आपने ये कहा है कि ये इंसिडेंस, ये जो डेंसिटी है पॉपुलेशन को मालूम करने के लिए रैपिडली न्यू केसेस के लिए यूज होती है, तो रेदर देन ये उसके होगी क्यूमुलेटिव इंसिडेंस के, आपकी बात की समझ नहीं आई, या वो रेदर देन होगी। आपकी बात की समझ नहीं आई, दोबारा से ज़रा बताएं आप। मैंने कहा, आपने कहा ना कि ये इंसिडेंस डेंसिटी जो है ये ज्यादा केसेस में, मतलब न्यू केसेस में ज्यादा काम आती है बानिस्बत उसके क्यूमुलेटिव इंसिडेंस के, नहीं नहीं, ये मैंने मतलब होगा इन मैंने दोनों ये नहीं लाइनों का। कहा, मैंने ये आपको कहा कि जो इंसिडेंट डेंसिटी है ये हमारे साथ ज़्यादा एडवांस मेथड है कम्युलेटिव इंसिडेंस के बनिस्बत। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन हमारे साथ जो इंसिडेंट डेंसिटी है ये हमारे साथ एडवांस तरीका है, ये हमें एडवांस चीज़ें दिखाती है मेरा भी मतलब बात करने का यही मकसद था ना कि हम्म मतलब ये इंसिडेंस डेंसिटी ज्यादा यूज होती है बानिस्बत क्यूमुलेटिव जी इंसिडेंस के। जी बिल्कुल ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि आप दोनों सेम चीजें हैं सर। हाँ जी सेम चीज़ है, लेकिन हम प्रीफर एडवांस चीज़ को करते हैं ना, जिसमें हमें ज़्यादा जो है प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूला मिलती हो। डिफरेंट है ना, फॉर्मूला तो एक जैसा नहीं है ना, फॉर्मूला फार्मूला डिफरेंट है। देखिए, फार्मूला भी कुछ हद तक फार्मूले की प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। वहाँ पर कोमुलेटिव इंसिडेंस, वहाँ पर सी आई था, यहाँ पर आई आर है। ठीक है, वहाँ पर कोमुलेटिव इंसिडेंस था, यहाँ पर इंसिडेंस रेट है। वहाँ पर हमारे साथ आई था, यहाँ पी आई है। वहाँ पर हमारे साथ सिर्फ कैपिटल एन था, यहाँ पर हमारे साथ पीटी है। कैपिटल एन का मतलब क्या था, टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पर पीटी का मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन इन पर्सन स्पेसिफिक टाइम टाइम। सर, नहीं पर्सन टाइम आएगा। पर्सन टाइम है, आप इसको पर्सन टाइम कहे या टोटल पॉपुलेशन कहे, एक ही मतलब है। यहाँ पर देखिए, पीटी स्टैंड फॉर टोटल टाइम दे डिजीज फ्री इंडिविजुअल। डिजीज फ्री इंडिविजुअल से क्या मुराद है, डिजीज फ्री इंडिविजुअल से मुराद आपकी टोटल पॉपुलेशन है, जो कि एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप उन पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है सर, कंटिन्यू। ओके।